क्या आपने कभी अपने हाथ में कोई कहानी पकड़ी है? कोई किताब नहीं, बल्कि कुछ छोटा, सख्त और ठंडा, एक सिक्का। एक सोने के सिक्के की कल्पना करें जो सदियों पहले ढाला गया था। एक तरफ एक राजा वीणा बजाते हुए बैठा है। उसकी मुद्रा शांत है, उसके चेहरे पर सुकून है। आप सोच सकते हैं, कवि राजा, संगीत में खोया हुआ। लेकिन क्या होगा अगर यही राजा एक्सटर्मिनेटर ऑफ ऑल अदर किंग्स के नाम से भी जाना जाता था? एक ऐसा योद्धा जो इतना भयंकर था कि उसकी जीतें पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। ये सिक्का समुद्रगुप्त का आधी ही कहानी बताता है। ये एक मिथ पेश करता है। आज हम इन मिथ्स से आगे देखेंगे। हम एक सिंपल सवाल पूछेंगे, क्या वो सब कुछ जो हमें अपने सबसे महान राजाओं के बारे में बताया गया था, वो झूठ था? चलिए सच का पता लगाते हैं साथ में। ये जर्नी हमें हिस्ट्री के धूल भरे पन्नों से होकर ले जाएगी। वो वाले नहीं जो क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि वो जो लाइनों के बीच छिपे हैं। हम उन राजाओं की लाइफ एक्सप्लोर करेंगे जिनके नाम हमेशा के लिए गूंजते हैं। अशोका द ग्रेट, पृथ्वीराज चौहान और रहस्यमयी समुद्रगुप्त। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के नाम नहीं है, वे हार्ड मांस के इंसान थे। उन्होंने इम्पॉसिबल ऑड्स का सामना किया, डिफिकल्ट चॉइसेस लिए और ऐसी लेगेसीज छोड़ गए हैं जिन्हें परफेक्ट मिथ्स में पॉलिश किया गया है। लेकिन रियलिटी, जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा ड्रामेटिक और उन कहानियों से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है जो हमें बताई जाती है। उनके अटूट गुण या उनकी फ्लॉलेस विक्ट्रीज की कहानियां शायद सिर्फ एक सुंदर पर्दा हो जो एक ज्यादा अशांत रियलिटी को छिपा रहा हो। हम अक्सर इन राजाओं को उनके शानदार महलों में गहनों से सजे हुए, लाखों लोगों की किस्मत बदलने वाले फैसले लेते हुए। लेकिन क्या होगा अगर सच ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो? क्या होगा अगर संत जैसे राजा का पास्ट ज्यादा डार्क हो? क्या होगा अगर बहादुर हीरो की रिवेंज की सबसे फेमस कहानी उसके समय के हिस्टोरियंस द्वारा कभी रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी? क्या होगा अगर अनडिफीटेड कॉन्करर की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसका शानदार प्रोपेगेंडा था? ये वो सवाल हैं जिनकी हम गहराई में जाएंगे। हम लेजेंड की लेयर्स को एक एक करके हटाएंगे ताकि उन आदमियों को देख सकें जो अपनी रेपुटेशन की ऊंची मूर्तियों के पीछे खड़े थे। ये सच की तलाश है, एक ऐसा सच जो इन हिस्टोरिकल जाइंट्स को देखने के आपके तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। जो कहानियां हमें विरासत में मिलती हैं, वे पावरफुल होती हैं। वे साहस, न्याय और लीडरशिप के बारे में हमारी समझ को आकार देती हैं। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ अच्छे बनाम बुरे का एक सिंपल मोरालिटी प्ले नहीं है। ये ग्रे कैरेक्टर्स से भरी एक भव्य, फैली हुई एपिक है। अशोक के रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन का मिथ उनका ड्रामेटिक कन्वर्जन है। बताया जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद उनका दिल बदल गया, पर क्या यह सादा ऐसा था? उनके अपने इंस्क्रिप्शंस पर करीब से देखने पर थोड़ी अलग, अधिक नुअंस्ड स्टोरी पता चलती है। इंस्टेंट टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का मिथ तब क्रम्बल होने लगता है जब हम एविडेंस को अधिक क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। क्या उन्होंने वास्तव में अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया, या इसने एक शानदार पॉलिटिकल पर्पस भी पूरा किया? आदमी और मिथ के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। रियल अशोक को समझने के लिए हमें पहले उस वर्ल्ड को समझना होगा जिसे उसने इनहेरिट किया था। उसका जन्म एक पीसफुल किंगडम में नहीं हुआ था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था। उसने शातिर स्ट्रेटेजिस्ट चाणक्य की हेल्प से नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था। यह एक ऐसा एम्पायर था जो मिलिट्री माइट पर बना था। यह एक ऐसा एम्पायर था जो एस्पियोनेज पर बना था। और यह एक ऐसा एम्पायर था जो रूथलेस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग पर बना था। अर्थशास्त्र, स्टेट क्राफ्ट पर एक ट्रीटीज है। इसका श्रेय चाणक्य को दिया जाता है। यह किताब एक ऐसे वर्ल्ड को आउटलाइन करती है जहां राजा को पावर मेंटेन करने के लिए किसी भी मींस का यूज करना चाहिए। डिसेप्शन, सर्विलांस और फोर्स। यह वह पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जिसने मौर्य कोर्ट को शेप दिया। यह एम्बिशन का वर्ल्ड था, न कि ऑल्ट्रुइज्म का। अशोक का थ्रोन तक का राइज एक स्मूथ या पीसफुल सक्सेशन नहीं था। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स के अनुसार, खासकर श्रीलंका के टेक्स्ट्स के अनुसार, अशोक क्राउन प्रिंस नहीं था। उसे थ्रोन क्लेम करने के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ एक ब्लडी वॉर ऑन ऑफ सक्सेशन लड़नी पड़ी। एक लेजेंड क्लेम करता है कि उसने अपने 99 हाफ ब्रदर्स को मार डाला, केवल अपने फुल ब्रदर तिस्सा को बख्शा। हालांकि यह नंबर उसके बाद के कन्वर्जन को ड्रामेटाइज करने के लिए एक एक्सैग्रेशन होने की पॉसिबिलिटी है। यह पावर तक के एक वायलेंट और कंटेस्टेड पार्ट को पॉइंट करता है। वह एक रिलक्टेंट किंग नहीं था, वह एक ऐसा आदमी था
जिसने थ्रोन के लिए दांतों और नाखूनों से लड़ाई की। रूलर के रूप में उसके अर्ली ईयर्स अपनी पावर को कंसोलिडेट करने में बीते, ठीक वैसे ही जैसे उसके फादर और ग्रैंडफादर ने उससे पहले किया था। वह रूथलेस मौर्य पॉलिटिकल मशीन का एक प्रोडक्ट था। कलिंग वॉर से पहले अशोक को चंडाशोक या अशोक द फियर्स के नाम से जाना जाता था। वह एक एक्सपेंशनिस्ट एम्परर था। इसका मतलब था अपनी टेरिटरी को जीतना और फैलाना। क्योंकि कलिंग ने साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया, एक रणनीतिक पुरस्कार। अब हम टाइम में 1000 साल से भी ज्यादा आगे चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान के जमाने में। उनके बारे में सबसे फेमस कहानी उनकी आखिरी बहादुरी की है। पृथ्वीराज रासो नाम की पोएम से यह कहानी बहुत फेमस हुई। सेकंड बैटल ऑन ऑफ तराइन में हार के बाद पकड़े जाने पर पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। गोरी को उनकी तीरंदाजी याद आती है। वो एक तीरंदाजी टूर्नामेंट रखता है। कवि चुपके से क्लू देता है। 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण वो तीर चलाते हैं। तीर उड़ता है और गोरी के गले में लगता है। वो वहीं मर जाता है। फिर पृथ्वीराज और चंद बरदाई एक दूसरे की जान ले लेते हैं। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट, इतनी ड्रामेटिक कहानी का हिस्टोरिकल आधार बेहद कमजोर है। कंटेम्पररी पर्शियन क्रॉनिकल्स अलग बयान देती है। वे लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी की हत्या बहुत बाद में 126 ईस्वी हुई थी और उसे पंजाब में खोखर कबीलों ने किया था। अंततः अंधे तीरंदाज की कहानी किसी कंटेम्पररी सोर्स में नहीं मिलती। अब वापस चलते हैं अपनी पहली पहेली पर, सिक्के वाले राजा समुद्रगुप्त के पास। उनकी विरासत इलाहाबाद स्तंभ पर बनी है। एक शिलालेख उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखी थी। यह शिलालेख सैन्य जीतों का एक शानदार कैटलॉग है। यह दावा करता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त, उत्तरी भारत के कई राजाओं को हिंसक रूप से खत्म कर दिया, दक्षिणी राज्यों के शासकों को अपना सेवक बना लिया और सीमावर्ती राज्यों और आदिवासी गणराज्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया। यह शिलालेख एक अजेय विजेता की तस्वीर खींचता है, एक योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी। इलाहाबाद शिलालेख राजनीतिक प्रचार का एक उत्कृष्ट कृति था। इसे प्रतिद्वंद्वियों, सहयोगियों और प्रजा द्वारा समान रूप से पढ़ा जाना था। यह बताता है कि समुद्रगुप्त केवल एक क्रूर विजेता नहीं थे, वह एक मास्टर रणनीतिकार थे।